हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू कुछ चीज़ों को समझाना है मैंने जो हो चुकी हैं और फिर बात को आगे बढ़ाना है। बाबू कल हमने फीचर लिखे थे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 7 फीचर लिखे थे, सातों का डिस्कशन कर लिया था। एक चीज़ मैं दोबारा डिस्कस करना चाहता हूँ, पता नहीं आपने ध्यान से सुनी थी कि नहीं। कल मैंने जाते जाते लास्ट हेडिंग पढ़ी थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। बाबू मैंने बात करी थी देयर वर फ्यू बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। सर इंडिपेंडेंस के दिन बहुत ही कम इंडिया में बेसिक इंडस्ट्री थी और हैवी इंडस्ट्री तो भूल जाओ। मैंने कहा था नाम याद रख लेना, जब आएगा एनसीईआरटी से मैच करा दूंगा। सर एक ही नाम था हैवी इंडस्ट्री, तो टिस्को 1907। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ठीक है जी बेटा। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था द प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फॉर द कैपिटल गुड्स वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। बाबू देखो, इंडिया में एक भी ऐसी एंटरप्राइज नहीं थी जो कैपिटल गुड्स जो मशीनरी बनाती हो। सर जब आपका देश मशीनरी नहीं बनाता होता है ना, और आपको पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो ब्रिटेन के ऊपर कि वहां से इंपोर्ट करेंगे तो कुछ होगा। सर वो भी कोई बहुत ज्यादा आपको इंपोर्ट करने नहीं दे रहे कि रोज ही आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर लोगे। तो ये भी समझ के चलो इंडिया में इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती। अगर एक इंडस्ट्री ऐसी हो जो मशीन बनाती है इंडिया में और रोज की 100 मशीन बनाती है, तो बाबू इसका मतलब है कि अगर रोज 100 मशीन बनाती है और 100 की 100 बिक जाए तो इंडिया में 100 नई इंडस्ट्री लग सकती है। एक मशीन बेची किसी ने इंडस्ट्री लगा दी, दूसरी मशीन बेची किसी ने इंडस्ट्री लगा दी, तीसरी मशीन बेची किसी ने इंडस्ट्री लगा दी। तो सर फिर चांसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े ज्यादा होते हैं इंडिया के, बड़े चांसेस ब्राइट होते कि बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हो जाएगा। और एक सिंगल इंडस्ट्री भी नहीं थी, एक सिंगल फैक्ट्री भी नहीं थी जो कैपिटल गुड्स बनाती हो पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो अब सोच कर चलो हालात कितने वर्स्ट थे। क्लियर है बात? मैंने कल भी वैसे यही बात बोली थी, पर मुझे नहीं पता आपने कितने अच्छे से सुनी थी। मैंने कहा एक बार अब आंखें खुल गई होंगी आपकी, तो एक बार ढंग से बोल दो। सर जब हमने फीचर पढ़े 7, बाबू हमने पढ़े कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, पुअर इंफ्रा, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। मैंने सबके ऊपर डिटेल डिस्कशन करा, चाहे वो एनसीईआरटी में था कि नहीं, चाहे मैंने एक लाइन लिखवाई हुई है लिमिटेड अर्बनाइजेशन में। कल समझाया तो बहुत तरीके से समझाया कि रूरल एरिया में रहना बुरी बात नहीं होती, पर रूरल एरिया में अगर रह रहे हो तो वो स्ट्रक्चर वही होगा कि आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो। याद है ना, कल की बात मैंने बड़ी डिटेल में कर ली है आपसे। सर जब ये फीचर पढ़ाए मैंने साथ, अगर आप ढंग से इनके नाम देखो ना या याद कर चुके हो तो बाबू ये फीचर कम, लिमिटेशन ज्यादा लगती हैं। नाम ही ऐसे हैं, ये फीचर नहीं है, ये तो बुराई है सीधी सीधी। कोई फायदे की बात भी थी? अभी तक तो नहीं आई। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। चलो जी बाबू, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर का नाम यह मैं बता देता हूं। अगले 4-5 टॉपिक हमें क्या पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा दिखता था इंडिपेंडेंस के दिन। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस के दिन पूरी इकोनॉमी हालत देख लो, तभी तो करंट सिचुएशन समझ में आएगी। पहले वो समझ में आ जाए कि तब क्या हालात थे, तब क्या पॉलिसी थी, तभी तो आज की बात समझ में आएगी। तो बाबू अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। सच मायने में इस टॉपिक का मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सिर्फ 2 से ढाई पैराग्राफ है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना टाइम लगाकर। पहले ये पेज पढ़ना जरा ढंग से, आप ही पढ़ रहे हो। यहां तक डन है? 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रह रही है, ये बात मैंने पहले ही लिखवा दी आपको लिमिटेड अर्बनाइजेशन में। मैंने कहा था एनसीईआरटी सिस्टमैटिक नहीं है, मैं बहुत सिस्टमैटिक कर दूंगा। ठीक है जी, मैं स्टार्ट लिखवा चुका हूँ और मैं ये भी बता चुका हूँ अगर कंट्री की पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है तो डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहेगी। ये भी बात मैं कल समझा चुका हूँ आपको। ठीक है ना जी, अब आगे बढ़ते हैं। पढ़ना शुरू किया आपने?
बेटा मैं ना कोई हिंट दूंगा नहीं, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ते चले जाओ। जब मैं समझाऊंगा तो एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं लिखा होगा मेरे कंपैरिजन में, मैं पक्का बोल रहा हूं। आप पढ़ते चले जाओ, जैसा समझ में आता है वैसा पढ़ो। बाबू पहले मैं इतने पे डिस्कशन कर दूं, वैसे थोड़ी सी बात और है, एक काम करो, चलो ये भी खत्म कर दो, ठीक है जी। 2 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में, उसके बाद मेरा ही रोल है आज सारा। पहले पूरी पीएचडी करानी है आपको, फिर लिख लेंगे, ठीक है जी। पढ़ना तो पुत्र, अब आप सामने देखना, छोड़ दो क्या पढ़ा क्या समझा, सारी पीएचडी में करा दूंगा, जो जो भी आपने पढ़ा उससे ज़्यादा ही करा दूंगा। सर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट हेडिंग है, बड़े सारे नाम आते हैं पेपर में, कोई कहता है लैंड सेटलमेंट, कोई कहता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, कोई कहता है गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल, कुछ ही कह लो, तीनों बातें एक है। ये वर्ड आए हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ड आए हैं, अभी आपने पढ़े भी होंगे। 2 वर्ड हाईलाइटेड पढ़े हैं आपने, लैंड सेटलमेंट, कोई बोलता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी बोलता है, ठीक है जी। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल भी बोला जाता है इसको। मैं बता देता हूँ बेटा ये सिस्टम क्या था। एग्रीकल्चर में सबसे ड्रास्टिक चेंज यही करा था इन गधों ने। वो क्या किया था, हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, ऑनर ऑफ सॉइल के बीच एंड टेलर ऑफ सॉइल के बीच। वो ऑनर ऑफ सॉइल बेटा, एक्चुअली में ऑनर कौन थे बेटा, फार्मर्स, द कल्टीवेटर्स आर द रियल ऑनर। पर किया क्या था बेटा, जमींदार को ऑनरशिप राइट ट्रांसफर कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जमींदार को मतलब इनकी जमीनें छीन छीन के जमींदार को थमा दी थी। पता है शर्त क्या थी, शर्त ये थी, यू हैव टू पे अ फिक्स्ड रेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। जितनी लैंड हम आपको देंगे ना, उसका एक स्पेसिफिक टैक्स देना पड़ेगा आपको, और वो स्पेसिफाइड डेट पर देना पड़ेगा। अगर गलती से आप स्पेसिफाइड डेट को वो टैक्स ना दे पाए तो आपके ऑनरशिप राइट खत्म कर देंगे, आपके ऑनरशिप राइट छीन लेंगे। तो बाबू इनको क्या करना पड़ता था, एक फिक्स्ड रेंट देना पड़ता था, एक फिक्स टैक्स देना पड़ता था ऑन स्पेसिफाइड डेट। इसके बदले में ये बेटा टेलर ऑफ सॉइल, टेलर ऑफ सॉइल कह लो, कल्टीवेटर्स कह लो, फार्मर्स कह लो, इनको जितना मर्जी एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जितना ये चाहते थे उतना एक्सप्लॉइट कर सकते थे। और एक्सप्लॉइटेशन का लेवल बता दो तो आप हैरान ही हो जाओगे। बाबू ये क्या करते थे, एक्चुअली में जमीनें इनकी थी, छीन छीन के इनको थमा दी थी, ये उस जमीन पे अब खेती कर रहे थे, समझ लो नौकरी कर रहे थे। क्या करते थे, इनपुट्स अपने पैसों का लाते थे, सीड्स जो भी लाते थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी खराब थी, फर्टिलाइजर का इतना यूज नहीं होता था, ना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इतना इस्तेमाल होता था, मेन इनपुट सीड्स ही थे। वो अपने पैसों से खरीद कर सीड्स लाए, क्रॉप प्रोड्यूस करी बेटा, एज अ रेंट उनसे पता कितना चार्ज करते थे, 70 to 80% ऑफ द क्रॉप, 70 to 80% ऑफ द क्रॉप, जिसमें इनपुट भी इनके पैसों के लगे हुए हैं। इनपुट इनके पैसों के 70 से 80% क्रॉप खा जाते थे रेंट के तौर पर, कि तुम हमारी जमीन पे काम कर रहे हो, रेंट देना पड़ेगा। 70 से 80% क्रॉप खा गए बाबू, वो मार्केट में बेचकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, ये भी खुश ये भी खुश, रोने वाली सिर्फ ये था लैंड सेटलमेंट, ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, ये था गल्फ बिटवीन द ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल। गल्फ का मतलब और कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ों से, कि ऑनर ऑफ सॉइल और टेलर ऑफ सॉइल के बीच के लड़ाई झगड़े क्या थे, वो लड़ाई झगड़े ये थे। समझ में आई सारी बात, पक्का से दोबारा बोलो, देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल, फॉर द एक्चुअल ऑनर ऑफ सॉइल। मतलब एक्चुअल में तो ये थे, पर ऑनरशिप राइट इन्होंने क्या करी, ट्रांसफर करके जमींदार को दी थी, ठीक है ना। जमींदार को क्या करना होता था बेटा, फिक्स्ड रेंट पे करना होता था ना, स्पेसिफाइड डेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन रिटर्न दे कैन एक्सप्लॉइट द फार्मर्स एज मच एज दे कुड, जितना मर्जी एक्सप्लॉइट कर लो। और एक्सप्लॉइटेशन का लेवल ये था कि 70 से 80% इनकी क्रॉप खा जाते थे बेटा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या था एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं
बाबू एग्रीकल्चर ना मेरा सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस था बेटा। एग्रीकल्चर सिर्फ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस माना जाता था उस टाइम तक। सब्सिस्टेंस समझते हो बेटा? when crop is produced only for the basic necessity of the family। बाबू फार्मर के दिमाग में ना कभी लगता ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि फार्मिंग एक कॉमर्शियल प्रोफेशन भी हो सकता है। दे लैक कॉमर्शियल आउटलुक। उन्हें लगता ही नहीं था कि मार्केट में क्रॉप बेच के पैसा भी कमा सकते हो, ये सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो सकता है। उनको तो लगता था कि फार्मिंग एक मेयर इज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि हमें इस प्रोफेशन में मतलब पूरी दुनिया में सारे लोग सिर्फ खेती करते हैं और खेती सिर्फ इसलिए करते हैं कि खाना देती है बस हमें। उन्हें ये लगता था, उन्हें लगता ही नहीं था कि ये पैसे भी कमा कर दे सकती है। तो ये सोच थी बेटा एग्रीकल्चर को लेकर फार्मर की। फार्मिंग इज ओनली अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। क्लियर हुई बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने दो बातें बोली है, पहली एनसीईआरटी में गिवन थी, दूसरी जो मैंने बोली एनसीईआरटी में गिवन नहीं थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाली बात एनसीईआरटी में नहीं है। आगे बढ़ाऊंगा। तीसरी बात अगेन एनसीईआरटी में नहीं है बाबू। हेडिंग का नाम है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। बेटा फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग थी उसमें दोनों कमियां थी। एक तो वो स्मॉल इन साइज थी, दूसरी बात फ्रेगमेंटेड थी, छोटी छोटी जगह थी, दूसरी बात टूटी बिखरी जगह पे थी। कहने का मतलब एक ही फार्मर है, उसके पास जगह है 3 बीघा एक लोकेशन पर। बाबू उससे 25 किलोमीटर दूर दूसरी लैंड है उसके पास 5 बीघा। बाबू यहां से 30 किलोमीटर दूर उसके पास एक और लैंड है 2 बीघा। 3 लैंड है। अब देखो तीनों लैंड स्मॉल है, 5 बीघा, 3 बीघा, 2 बीघा, खेती के हिसाब से कम जमीन है। स्मॉल तो है ही है, साथ ही साथ फ्रेगमेंटेड भी है। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी बिखरी है, अलग अलग जगह पर भी है। अब बाबू ऐसी सिचुएशन में होता क्या था बाबू, समझदार को इशारा काफी। सर आप क्या करते थे, सबसे बड़ी लैंड का टुकड़ा उठाते थे, इस पर खेती करते थे, एंड मोस्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट अनइकोनॉमिक। बाकी क्या रह जाती थी, अनइकोनॉमिक रह जाती थी। इस पर खेती भी नहीं होती थी, कोई कमाई भी नहीं कर पाते थे। सर यार आज का जमाना नहीं, आप सोचोगे आराम से हो जाती खेती। भाई बैलगाड़ियां चलती थी, मोटर व्हीकल नहीं थे कि 25 किलोमीटर दूर चले जाओगे सेम डे आ भी जाओगे। बैलगाड़ियों पे जाना पड़ता था, बैलगाड़ियों पे आना पड़ता था। सर 25 से 30 किलोमीटर, आइडिया है 25 से 30 किलोमीटर क्या होता है बैलगाड़ी पे जाना आना? समझ में आ गई बात? तो बाबू लैंड होल्डिंग स्मॉल भी थी और फ्रेगमेंटेड भी थी। इसकी वजह से क्या होता था, मोस्ट ऑफ द लैंड लेफ्ट अनइकोनॉमिक। इनसे कोई रिटर्न हासिल नहीं होती थी फार्मर को। सबसे बड़ी लैंड के टुकड़े से रिटर्न हासिल होती थी बस। सोचो ये एक फार्मर का किस्सा नहीं था, कितने लाखों फार्मर, कितने करोड़ों फार्मर का किस्सा था। बहुत बड़ा हिस्सा तो अनइकोनॉमिक ही रह जाता था इंडिया का। कोई दिक्कत तो नहीं? चौथी हेडिंग अगेन एनसीईआरटी ने इसका भी डिस्कशन नहीं किया, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। बाबू एग्रीकल्चर शुरू से लेकर आज तक एक अनसर्टेन ऑक्यूपेशन रहा है, बिकॉज इट इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। क्योंकि बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है यार। मैं कहता हूं तब नहीं, ये आज भी अनसर्टेन ही है। आज भी आप देखते हो बाबू, अगर कभी ज्यादा बारिश पड़ जाए तो किसान रो रहा होता है यार मेरी फसल खराब हो गई। अगर बारिश ना पड़े तब रो रहा होता है कि बारिश नहीं आ रही यार, फसल नहीं हो रही सही। तो बाबू एग्रीकल्चर तब से ही बोला जाता है एग्रीकल्चर इज टोटली एन अनसर्टेन ऑक्यूपेशन बिकॉज इट इज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। गुड रेनफॉल इंप्लाइज गुड आउटपुट, while the bad rainfall implies bad output। अच्छी बारिश तो अच्छी फसल, खराब बारिश तो खराब फसल। बाबू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे कोई मेजर नहीं लिए कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को डेवलप किया जा सके। कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे कि अगर बारिश ना हुई तो कहीं से पानी अरेंज हो जाएगा। सर हो ही नहीं पाता था। ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। 4 बातें मैंने बोली हैं, ठीक है जी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम समझ में आ गया। फिर बाबू हमने बात करी है सबसिस्टेंस फार्मिंग की, समझ में आया? सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब when crop is produced only for the basic necessity of the family, that means farmer lack commercial outlook। उनके दिमाग में था कि ये कमर्शियल प्रोफेशन है, इसको बेच के कुछ कमाया जा सकता है।
स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ओके बात। बाबू एक बात करता हूं आपसे, अब देखते हैं बाबू आप कितना समझ पाते हो उस चीज को। बेटा एक टर्म आई थी, मेरा ख्याल आपने फोकस भी किया होगा, जो चीजें हाईलाइटेड है उन पे तो ज्यादा फोकस किया होगा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। करा था फोकस बाबू? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो फिर ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा नहीं किया, कमर्शियलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को। कमर्शियलाइजेशन समझते हो? सबसिस्टेंस से दूर कमर्शियल आउटलुक बना देना, कमर्शियल आउटलुक दिखा देना फार्मर को। कमर्शियलाइजेशन का समझता ना, मतलब कि शिफ्ट हो गया आपके एटीट्यूड में। पहले आपका एटीट्यूड था कि क्रॉप सिर्फ खाना दे सकती है घर वालों को, अब आपकी सोच बदल दी कि खाना नहीं ऐसे भी दे सकती है क्रॉप। तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया खराब किया? बहुत खराब किया। आपको तो लग रहा होगा अच्छा किया। बाबू एक्चुअली में वर्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, द वर्ड इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जबरदस्ती का कमर्शियलाइजेशन था ये। और कमर्शियलाइजेशन था क्या, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो बाकी, वरना आपको 9th-10th में भी हिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया होगा। सर ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोर्स किया इंडियन फार्मर को टू प्रोड्यूस इंडिगो। क्यों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर ऑन पीक इन ब्रिटेन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीक पर थी ब्रिटेन में, एंड इंडिगो इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइंग एंड द ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल। इंडिगो से ही क्या होता था बेटा, डाइंग और ब्लीचिंग होती थी बेटा टेक्सटाइल की। उनको फोर्स कर दिया कि आप इंडिगो प्रोड्यूस करो, और फोर्स क्या किया, बुलाकर एडवांस भी दे दिया, पकड़ो एडवांस, बस प्रोडक्शन शुरू करो। आपको लग रहा बड़ी अच्छी बात है, एडवांस में मिल गया। सर दिल सेल्डम लेफ्ट विद एनी मनी, मतलब एडवांस मिलने के बाद भी शायद उनके पास कभी पैसे बचते थे। क्यों बाबू? यहाँ से पैसे देते थे, पीछे जमींदार खड़ा होता था, उसको भी पहले प्लान होता, सब चीजों से बुलाया हुआ होता था। जमींदार जिनसे कर्जे उठाए होते थे फार्मर ने, उन्हीं को बुलाया होता था। फार्मर को एडवांस पेमेंट दी, पीछे से जमींदार ने छीन ली, तूने तो मेरा इतना कर्जा देने ला, ये भी पैसे दे। पैसे भी गए हाथ से, खाना भी नहीं मिला। पहले कम से कम फूड क्रॉप तो प्रोड्यूस कर रहे हो, घर वालों को खाना तो मिल जाएगा पूरे साल। भाई 20-30% तो क्रॉप आपके पास बच रही है, 70 से 80% ही तो जमींदार खा जाएगा, 20 से 30% आपके पास बच रही है। ये इतनी सफिशिएंट होती थी कि पूरी फैमिली पूरे साल खाना खा लेती थी। अब तो वो भी नहीं है। कैश पैसे मिलते थे, वो सारा के सारे कौन खा जाता था? जमींदार खा जाते थे, आपके पास पैसे नहीं बचते थे। अब वो फूड कहां से बाय करोगे, पैसे भी नहीं है। दूसरी बात, सर फूड क्रॉप इतना नुकसान नहीं पहुंचाती आपकी जमीनों को जितनी कैश क्रॉप पहुंचाती है। कैश क्रॉप का मतलब कुछ और नहीं मेरा इंडिगो से। इंडिगो अगर 5 से 7 साल लगातार प्रोड्यूस हो जाए ना आपकी जमीन पर, तो सॉइल की फर्टिलिटी छीन लेती है, बंजर जमीन बन जाती है, उस पर कुछ नहीं प्रोड्यूस होता फिर। तो इतना भारी भरकम नुकसान दिया ब्रिटिशर्स ने हमें, मतलब पास्ट में। समझ में आई है सारी बात? पक्का से सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू वैसे एक और हेडिंग रहती है, वो मैं लिखते टाइम में समझा दूंगा। टोटल 6 है, मैंने 5 समझा दिए हैं, एक और हेडिंग में लिखते टाइम में समझा दूंगा। लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ फटाफट से।
है नहीं वो। एक सेकंड का छोड़ दो उसको। बाबू ये वर्ड ना सही नहीं है, मैंने दूसरा वर्ड इसके लिए ढूंढा था, एक्सपेल्ड। इसे वर्ड ऐसे नहीं थी। फटाफट से लिखना, जल्दी से।
बेटा इसको कंप्लीट कर लेना, डेवलप द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। 4 हेडिंग डन है, 2 हेडिंग मुझे करानी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आकर लिख लेंगे। लगता है आज के लिए इतना ही है।